Assalamualaikum students. So in this video we are going to discuss the test number 2, that will be force and motion. Okay. क्वेश्चन नंबर 1 है कि जब आप चेयर पे बैठे होते हैं, when sitting on a chair, your speed relative to earth is, relative speed का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, relative to earth. अब relative speed आपने कैसे फाइंड करनी है? देखें, आप अगर आप देखें तो ज़मीन हमें ऐसे लगता है जैसे कि ना स्टेशनरी है, स्टेशनरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा ज़मीन के साथ जो रिलेटिव मोशन है ना, वो हमारा बिल्कुल ही ज़ीरो है, ठीक है। तो जब आप चेयर पे बैठे होते हैं ना, तो आपकी स्पीड जो है विद रिलेटिव टू अर्थ ज़ीरो होती है, ठीक है, यानी आप रेस्ट पे हैं। लेकिन अगर हम उसको रिलेटिव टू देखें किसी और ऑब्जेक्ट के, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि सन, ठीक है, तो यस वहाँ पर हमारे पास स्पीड होगी, बिकॉज अर्थ रिवॉल्व कर रही है। किसी और सैटेलाइट के या किसी और गैलेक्सी के तो वहाँ पर होगी, लेकिन ओवरऑल आपके पास रिलेटिव टू अर्थ स्पीड जीरो होती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, नोबडी बिगिंस टू मूव और कम्स टू रेस्ट इटसेल्फ, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। आपकी पीटीपी में ना साइड टेबल है, साइड बॉक्स है, जो कि ये कहता है कि nobody begins to move or comes to rest itself. This is given by not Newton but अबू अली सीना. He was the first person जिसने न्यूटन को ये आइडिया दिया था कि वो अपना फर्स्ट लॉ जो है वो डिस्क्राइब करे कि द बॉडी दैट इज एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट एंड दैट इज इन मोशन विल बी एट मोशन until और अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ठीक है। तो अबू अली सीना वाज द फर्स्ट पर्सन और ये मुस्लिम साइंटिस्ट था। चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। पैसेंजर इन अ बस दैट इज स्टैंडिंग सडनली एक्सीलरेट फॉरवर्ड, ठीक है, बस एक्सीलरेट किए फॉरवर्ड, तो पैसेंजर के साथ क्या होगा? ऑब्वियसली सी बात है कि हमारे पास दो ऑपोजिट बॉडीज हैं, डिफरेंट बॉडीज हैं, ठीक है। कौन कौन सी? एक बस है और एक पैसेंजर है, ठीक है। तो ऑपोजिट बॉडी से एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा। अगर बस फॉरवर्ड जाएगी तो पैसेंजर बैकवर्ड आएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन बेसिकली स्किप है क्योंकि इसमें ग्राफ्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास एक बॉडी का क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो जिसकी स्लोप डाउनवर्ड जा रही है, तो ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है? देखें, डाउनवर्ड स्लोप का मतलब है कि हमारे पास ग्राफ जो है ना वो कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है। ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है। तो डाउनवर्ड स्लोप का मतलब क्या हुआ? डाउनवर्ड स्लोप का कि हमारे पास उसकी जो वेलोसिटी है ना वो क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा, क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटी है वो कम हो रही है इनिशियल वेलोसिटी के साथ, वो रिटार्डेशन में जा रहा है, डिसेलरेशन में जा रहा है, ठीक है, डिसेलरेटिंग कर रहा है, नॉट एक्सेलरेटिंग, ठीक है। तो बीटा ऑप्शन करेक्ट है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बिटवीन टू टाइम इंटरवल्स रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। देखें, दो टाइम इंटरवल्स की बात है ना, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो है वो एरिया सबसे पहले हमने देखना है क्या बताएगा, ठीक है। हमारे पास एरिया होता है किसके इक्वल? डेल वाई मल्टीप्लाई बाय डेल एक्स, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है, वो हमारे पास होता है वेलोसिटी के। अच्छा, अब आ जाती है बात कि क्या चीज़ शो करेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी शो करेगा या चेंज इन वेलोसिटी शो करेगा? अगर तो बात आ जाती है एक स्पेसिफिक इंस्टेंट पे एट अ पॉइंट, ठीक है, तो हमारे पास उसने चले जाना था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे, लेकिन उसने कहा है बिटवीन टू टाइम इंटरवल्स, तो हम उसकी एवरेज लेंगे और हम उसको चेंज इन वेलोसिटी के साथ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चार्ली ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा आपके पास। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। हम यहाँ पर ना स्टार्ट से आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट को लेके कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट थी ना, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या था? वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी आ गई। अब हमारे पास अगर तो वो कहे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है? एक्सेलरेशन। और फिर उसके बाद हम अगर कॉन्सेप्ट को इन्हेंस कर दें और रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन की बात करें, तो वो हमारे पास बन जाता है जर्क। ये जर्क की डेफिनेशन है, जर्क होता है बेसिकली एक सडन झटका, ठीक है। तो ये जर्क की डेफिनेशन है। इम्पल्स को भी इसके साथ रिलेट किया जाता है, बट इम्पल्स एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। वो रेट ऑफ, वो हमारे पास जो है ना बेसिकली एफ क्रॉस टी होता है, फोर्स पर
और टाइम का प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर्स हु सम इज जीरो। अब देखिए जहां पर इक्वल वेक्टर की बात आ जाएगी ना, इक्वल वेक्टर उसका मतलब है कि उनकी सेम जो है वो मैग्नीट्यूड भी है और उनकी सेम जो है वो डायरेक्शन भी है, ठीक है। और जब सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के दो वेक्टर्स हमारे पास आएंगे ना, तो वो लाजमी समेट करते हैं, ठीक है ना। तो उनका सम होता है लाजमी, उनका कभी सम जीरो नहीं हो सकता, तो ये केस ही पॉसिबल नहीं है। डिराइव द मैथमेटिकल रिलेशनशिप for the net force acting on an object in terms of its mass and acceleration and identifying the underlying principle। देखें, आपने बताना है कि mass और acceleration को लेते हुए आपने ना एक net force का relation find करना है, ठीक है, expression find करना है, और आपने बताना है कि underlying principle क्या है, वो किस principle के तहत हमारे पास बनता है। तो ऑब्वियसली न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में क्या कहा था, न्यूटन ने कहा था सेकंड लॉ में कि जो फोर्स होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैस के, और फोर्स जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सेलरेशन के, ठीक है। और अगर तो हम इसको कंबाइन कर दें तो जो फोर्स है मैस और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू के एम में आता है, के की वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम ए आता है इन टर्म्स ऑफ मैस एंड एक्सेलरेशन, और ये नेट फोर्स होती है। तो ये नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए, और ये न्यूटन सेकंड लॉ जो है इसको एक्सप्लेन कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम अपवर्ड फेंकते हैं और वो 6 सेकंड में वापस हैंड में आ जाता है, हमने बताना है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है। देखिए यहाँ पर हमारे पास मोशन डबल है, नीचे से ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ना इसका पूरा है वो 6 सेकंड। हम इसका ना टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं, जो टाइम ऑफ फ्लाइट का 2 होता है, जो कि होगा 3 सेकंड। अब हम यूज़ कर लेते हैं हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। आपको पता है कि मैक्सिमम हाइट पे वी एफ जीरो हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, हमने इनिशियल फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट पे वी आई जो है वो वी एफ जीरो हो गई है, ठीक है। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जी टी के इक्वल होगी, ठीक है, और जी की वैल्यू 10 है। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट है हमारे पास 3 सेकेंड, तो ये होगा हमारे पास 30 सेकेंड, इसका 30 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा अल्फा। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं कि गाड़ी है जिसकी एक्सेलरेशन हमारे पास है 2 मीटर पर सेकेंड की है, रेस्ट से स्टार्ट की है और 36 मीटर का डिस्टेंस कवर किए, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। सिंपली हम क्या करते हैं, इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करते हैं, ठीक है। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। क्वेश्चन देखिए ना आपको आइडिया होगा कि इक्वेशन ये वाली यूज करनी है, ठीक है। तो हमारे पास 2, एक्सेलरेशन कितनी है हमारे पास 2, और डिस्टेंस लिया उसने 36, ठीक है। रेस्ट से स्टार्ट की तो इनिशियल जीरो होगी, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास हमने फाइंड करनी है, ठीक है। 72 टू जार ये हमारे पास बनता है 144 इज इक्वल टू वी एफ स्केयर, और ये हमारे पास 12 का स्केयर है, तो 12 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं कि ऑब्जेक्ट है जिसको हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 30 मीटर पर सेकेंड है, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट आपसे पूछा गया हुआ है, ठीक है। बच्चों आपको पता है यहाँ पर कि जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा ना, तो एक केस वहां पर होता है कि मैक्सिमम हाइट पर जो फाइनल वेलोसिटी या वी एफ है वो जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, वी एफ इज इक्वल टू वी आई माइनस जी टी, ठीक है। तो हमारे पास वी आई जो है वो जी टी के इक्वल होगा, ठीक है। वी आई हमारे पास जी टी के इक्वल होगा, तो हमने इनिशियल वेलोसिटी दे दी है 30, जी की वैल्यू हम यूज़ कर लें 10, और टाइम हमारे पास हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो 30/10 3 सेकेंड जो है वो इसका टाइम आएगा, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है आपके पास। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 80 मीटर, टाइम टू रीच द ग्राउंड हमने फाइंड करना है। हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं, ठीक है। एच इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। अब चूंकि ड्रॉपिंग का केस है यहाँ पर, देखें ड्रॉपिंग का, तो ड्रॉपिंग के केस में क्या होता है कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, तो हम क्या करेंगे, एच इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्केयर, ठीक है।
तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2h ओवर जी, टी इज इक्वल टू 2h ओवर जी, इसका अंडर रूट वैल्यूज पुट कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा 160 डिवाइडेड बाई 10 16, इसका अंडर रूट हमारे पास क्या होगा 4 सेकेंड, इसका आंसर आ गया। ओके, इन दिस क्वेश्चन वो कहते हैं कि एक बॉडी जो है वो फ्रीली फॉल करती है हमारे पास ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, तो कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फॉल कर रही है। तो ऑप्शन अल्फा है कि उसकी डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ लीनियरली जाएगी। जब हमारे पास फ्रीली फॉल करेगी ना तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी, ठीक है। तो एच इज इक्वल्स टू वी आई टी जीरो हो जाएगा, हाफ जी टी स्केयर, एच इज इट सेल्फ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हम इसको लेते हैं। तो जो डिस्टेंस है वो तो टाइम के साथ क्वाड्रेटिकली जो है वो फॉलो हो रहा है, अल्फा ऑप्शन गलत हो गई। इट वेलोसिटी इंक्रीजेज लीनियरली बट इन डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज क्वाड्रेटिकली, यस बीटा ऑप्शन ठीक है, वेलोसिटी लीनियरली ही इंक्रीज करती है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो जी टी के साथ हमारे पास वो वेरी करती है, ठीक है। चार्ली ऑप्शन की बात करें, बोथ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज लीनियरली, नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्वाड्रेटिकली थी, चार्ली गलत। वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज क्वाड्रेटिकली, डिस्प्लेसमेंट तो क्वाड्रेटिकली करती है लेकिन वेलोसिटी क्या कर रही है, लीनियरली कर रही है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ठीक ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि बॉल जो है वर्टिकली अपवर्ड हमने फेंकी है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट डिस्क्राइब द स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ पूछा है उसकी, एयर रेजिस्टेंस को अगर इग्नोर कर दिया जाए। देखें सिंपल है हमारे पास, अगर तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात की गई होती है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी जो वेलोसिटी है ना वो कुछ इस तरह से एक्ट करती है, ये हमारे पास है मैक्सिमम हाइट का पॉइंट, स्टार्टिंग में वो डिक्रीज करती है, मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी वैल्यू क्या हो जाती है ज़ीरो, फिर वो इंक्रीज करने लग जाती है और फाइनल पॉइंट पे हिट जो हमारे पास उसकी वेलोसिटी होती है, ये वाला फाइनल पॉइंट है हमारे पास, इस पर उसकी वेलोसिटी इक्वल होती है इनिशियल पॉइंट पे, जितनी इनिशियल होती है, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन, प्रोजेक्टाइल मोशन में आप ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस या हम अगर स्पीड की बात करें, इसकी स्पीड की स्पेसिफिकली, तो स्पीड टाइम ग्राफ विल बी चार्ली, क्यों, क्योंकि स्पीड इज द वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे वेरी कर रही है, देखें मैंने क्या बताया, कम हुई, कम होने के बाद दोबारा से बढ़ गई, तो कम हुई मैक्सिमम हाइट के बाद यहाँ से आपके पास क्या हुई, दोबारा से उतनी ही चली गई जितनी स्टार्ट में थी। तो कौन सा करेक्ट हुआ आपके पास, चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। अर्थ अगर हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वेयर होता रेदर देन स्फीयर होता, हमारे पास रेदर देन एक हमारे पास सर्कल के, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ जी जो है वो क्रेटर कहाँ पर होती, इक्वेटर पर, पोल्स पर, दोनों के मिडवे में, या हमारे पास सारी जगह पर सेम होती। सबसे पहले तो अगर तो हमारे पास अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर होता ना तो हमारे पास जो जी की वैल्यू है ना वो हर जगह पर सेम ना होती। उसकी रीज़न क्या है, जी की वैल्यू दो तरह से हमारे पास वेरी कर सकती थी, पोल्स पर और इक्वेटर पर, ठीक है। पोल्स पर हमारे पास जो है ना जी की वैल्यू ज़्यादा होनी थी, क्योंकि पोल्स पर हमारे पास कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होती या सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होती, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो कोई इनवर्ड या आउटवर्ड पुल दे रही हो और जी की वैल्यू को इन्हेंस कर रही हो। लेकिन इक्वेटर पे हमारे पास जो सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, ठीक है, वो हमारे पास मैक्सिमम होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो स्लाइटली कम हो जाती है। तो ज़्यादा कहाँ पर होगी हमारे पास, पोल्स के ऊपर, बीटा ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बॉडी को हम सरफेस ऑफ अर्थ से कहाँ पर लेके जाएं, एक हाइट पे ले जाएं जहाँ पर वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी हो जाएगी। हमें बताया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 ओवर आर स्केयर वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। और आपको पता है कि हमारे पास जो आर होता है बेसिकली, ये हमारे पास हम ऐसे लेते हैं, नीचे वैसे स्मॉल आर होता है, ठीक है, लेकिन मैंने रेडियस इसको पहले लिख दिया, आर जो है वो होता है आर प्लस एच, ठीक है ना। यहाँ पर जो स्मॉल आर है ना वो हमारे पास कैपिटल आर के इक्वल है और वो आर प्लस एच के ही इक्वल है, यहाँ पर हाइट रेडियस के इक्वल है, ठीक है। तो आर प्लस आर, 2r, ठीक है। तो हमारे पास रेडियस को हमने 2 टाइम्स बढ़ा दिया, तो फोर्स जो है वो 4 टाइम्स कम हो जाएगी, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंबल जी रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जी जो है ये ग्रेविटी होती है, क्या जी जो है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, जी जो होती है वो रेशियो ऑफ वेट और मास होती है, जी इज रिड्यूस्ड बाय रेजिस्टेंस। कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है? जी की वैल्यू को हम ग्रेविटी नहीं कहते, ग्रेविटी इज अ फोर्स नॉट एन एक्सेलरेशन। ठीक है, जी इज द एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या जी वेट के इक्वल होता है? नहीं, वेट जो है ना वो हमारे पास प्रोडक्ट होता है मैस और ग्रेविटी की। जी जो होता है रेशो होता है वेट और मैस का। यस, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, तो जी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर एम। तो चार्ली करेक्ट है। क्या जी रिड्यूस हो सकता है एयर रेजिस्टेंस से? बेसिकली एक कांस्टेंट है, जी इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट जो है वो कभी भी हमारे पास फिजिकल चेंजेस से चेंज नहीं हो रहा होता। तो चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस कवर्ड बाय द फिफ्थ सेकंड हमारे पास फ्री फॉल में कितना होता है? आपको पता है फ्री फॉल में हमारे पास जो डिस्टेंस होता है ना इन nth सेकंड, वो हमारे पास होता है 1/2 जी इंटू 2n-1। ठीक है, तो इसको हम 5 इंटू 2n-1 भी कर सकते हैं। 5 इंटू 2 और फिफ्थ सेकेंड है -1। ठीक है, 10-1 4 इंटू 5, तो हमारे पास 20 जो है ना वो हमारे पास मीटर आएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो इसने इस तरह से शो किया हुआ है 1/2 जी इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 5-1। ठीक है, चार्ली ऑप्शन आपके पास यहाँ पर करेक्ट होगा, जो कि हमने ये वाला एक्सट्रैक्ट किया है। Which second gives the maximum increase in distance during free fall? अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि हमारे पास फ्री फॉल में जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? 2n-1 इंटू g/2। ठीक है, तो हमारे पास जो फ्री फॉल का डिस्टेंस है ना वो इसमें से जिस चीज़ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो है नंबर ऑफ सेकेंड्स। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेकेंड्स इंक्रीज करेंगे, टाइम इंक्रीज करेगा, तो डिस्टेंस बढ़ता रहेगा। तो लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होगा, फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस जो है वो मिनिमम जो है वो आपके पास कवर किया जाएगा। ओके, अ बॉडी मूव्स विद वेरिएबल स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि डेल्टा वी जो है ना वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि देखें, आपके पास एक्सेलरेशन क्या है? डेल वी ओवर डेल टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि ये पूरे का पूरा फैक्टर ही हमारे पास कांस्टेंट हो गया है। तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गई है? कांस्टेंट हो गई है। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, यूनिफॉर्म होगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगी, इंस्टेंटेनियस यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को खत्म कर दें, इंस्टेंटेनियस को भी खत्म कर दें, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज है, इंस्टेंटेनियस नहीं, हमने एक लिमिट नहीं लगाई या हमने इसको जो है एवरेज लिया हुआ है। ठीक है, तो ये होगी बेसिकली हमारे पास सिंपली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, या इसको हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? देखें, हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब है कि ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये तो हमें पता है। लेकिन इसमें हम एक लिमिट लगा देते हैं जो कि होती है डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब यही होता है कि हमने एक स्पेसिफिक इंस्टेंट की बात करनी है, एक स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन एंड एन एग्जैक्ट इंस्टेंट। ठीक है, ओवर लॉन्ग टाइम की बात करें तो वो हमारे पास एवरेज में चली जाएगी, टोटल चेंज की बात करें ये भी एवरेज में चली जाती है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये तो हमारे पास वेलोसिटी की डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बॉडी का हमारे पास इक्वल वेलोसिटी जो है वो चेंज कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सिंपल डेफिनेशन है, इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अनइक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नॉन यूनिफॉर्म। इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, एक गाड़ी है जो कि 10 मीटर पर सेकंड पे ना नॉर्थ ईस्ट की तरफ ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ब्रेक्स लगा देती है। इस तरह का एमसीक्यू आपके पास सजैबमू 2023 में आ चुका है, जिसमें उसने पूछा हुआ था कि ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर रही है, ब्रेक लगाने के बाद उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। तो जब ब्रेक्स लगती है ना, याद रखना है
जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है ना वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो अगर वो पहले नॉर्थ ईस्ट में चल रही थी तो बाद में वो कहाँ पर आ जाएगी, उसके एंटी पैरेलल, यानी कि साउथ वेस्ट की तरफ। बीटा ऑप्शन करेक्ट है। फॉर प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम रिटार्डेशन एंगल बिटवीन वी एंड रिटार्डिंग फोर्स मस्ट बी। जो रिटार्डेशन की फोर्स होती है ना बेसिकली, वो हमारे पास ऑपोजिट होती है नेट फोर्स के। ठीक है, और नेट फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, यानी कि रिटार्डिंग फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन के ऑपोजिट होनी चाहिए आपके पास, तब ही रिटार्डेशन प्रोड्यूस होती है। तो 180 डिग्री के एंगल पे ये बनने लगेगी मैक्सिमम प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिदर इनिशियली एट रेस्ट, फिर वैक्यूम से हमने उसको रिलीज किया है 12 मीटर अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, ये लेट्स सपोज हमारे पास एक रूम है जिसमें वैक्यूम जनरेट हुआ हुआ है, ये हमारे पास अर्थ का सरफेस है और अर्थ के सरफेस से 12 मीटर ऊपर हमने क्या उस फिदर को रिलीज कर दिया है, नीचे भेज दिया है। तो हमने बताने कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड होगी। एक्सेलरेशन जो है रिमेन कांस्टेंट रहेगी ड्यूरिंग द फॉल। एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगी या एक्सेलरेशन जो डिक्रीज करेगी। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमारे पास जब भी फ्री फॉल होता है ना, वर्ड आपको फ्री फॉल मिले तो आपने दो चीज़ें याद रखनी है। फ्री फॉल में, फ्री फॉल में नंबर वन ये कि ये ऐसा मोशन होता है जिसमें वेलोसिटी जो है ना वो 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर रही होती है विद एवरी सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज करेगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास 9.8 नहीं होगी। अगर लेट्स सपोज उसको 12 सेकंड लग रहे हैं तो 9.8 मल्टीप्लाई बाय 12 हो सकती है। 15 सेकंड लग रहे हैं तो 9.8 मल्टीप्लाई बाय 15 हो सकती है, 9.8 नहीं होगी। लेकिन फ्री फॉल जब भी आएगा तो उसका मतलब है कि उसकी एक्सेलरेशन जो है ना वो कांस्टेंट रहेगी, जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हर सेकंड के साथ इंक्रीज करने का मतलब है कि उसकी एक्सेलरेशन हर सेकंड में, हर टाइम में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रह रही है। तो एक्सेलरेशन रहेगी उसकी रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी। एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं करेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन बॉडी की जीरो है तो उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होगी। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब है कि या तो हमारे पास वेलोसिटी जीरो है या वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, या चेंज इन वेलोसिटी जीरो है या वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इस दोनों का जो ग्राफ है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होता है। ठीक है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, अल्फा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास फ्रॉम ओरिजिन होता है ना, ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि एंगल यूनिफॉर्मली जो है वो हो रहा होता है, एंगल कांस्टेंट होता है उसमें। थ्रू आउट अ टाइम इंटरवल while the speed of particle increases as it move along the x axis, velocity and acceleration कहाँ पर जाएगी। ठीक है ना, यानी कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, लेट्स सपोज आपके पास एक्स एक्सिस पे हमारे पास उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कहाँ पर जाएगी। तो अगर तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव अलोंग एक्स एक्सिस इस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है, हम इसको वेक्टर की फॉर्म में डिनोट कर दें तो इसकी जो डायरेक्शन है वो स्पीड के साथ मैग्नीट्यूड बताए, मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन भी बताएगी। तो वेलोसिटी जो है वो भी हमारे पास क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब चूंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड करती है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, तो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा आपके पास। एक आदमी है जो कि हमारे पास ट्रेन के साथ मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड के साथ। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड जो है वो इंजन के अंदर चला जाता है, यानी कि ट्रेन में मूव कर रहा है जो कि वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है। फिर इंजन के अंदर जब वो जाता है तो वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी मजीद लेके जाएगा। हमने बताना है कि उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कितनी होगी। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो हमारे पास क्या है, ग्राउंड। ठीक है, हम ग्राउंड से देखें तो यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये कि जो ट्रेन है वो मूव कर रही है किससे, 30 मीटर पर सेकंड के साथ, और दूसरा ये कि एक आदमी है वो मूव कर रहा है किसके साथ, 5 मीटर पर सेकंड के साथ। ठीक है, और ये हमारे पास दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है,
तो इसकी जो हमारे पास रिलेटिवली हम इसको देखेंगे ना, तो हमारे पास ये दोनों ऐड हो जाएंगी। अब बच्चे कहेंगे सर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, फिर तो वो सब्ट्रैक्ट होती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास ग्राउंड से दिखा जा रहा है, ठीक है, और ये मैं लिख देता हूँ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ना वो ग्राउंड है, लेकिन हमारे पास जो फ्रेम है ना, सिंपली फ्रेम जिसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है, वो सेम बॉडी है, ठीक है ना, वो ट्रेन है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो 35 मीटर पर सेकेंड आएगा।